धनपत मुंशी प्रेम ही सब उनके हैं नाम। सूर्य सत्य संकल्प ही सब उनके हैं काम। तो प्यारे छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के मुंशी, हिंदी साहित्य के धनपत राय, हिंदी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद की बारे में। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी कला के तत्वों के आधार पर आज हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन सूजे वतन नामक शीर्षक में सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ था सन 1908 ईस्वी में। किंतु इस कहानी संग्रह पर अंग्रेजी सरकार ने सिडिशन अर्थात देशद्रोह का आरोप लगाकर इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया अंग्रेजी सरकार ने। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदला और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। यानी धनपत राय जो थे, नवाब राय जो थे, अब वो किस नाम से लिखने लगे? अब वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो इन्होंने क्या किया, सभी जो भी कहानियाँ थी उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया। और उसी क्रम में जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी है, उसी क्रम में ये कहानी थी। तो इस कहानी की समीक्षा जब हम पढ़ेंगे तो जानते हैं कहानी कला के तत्वों के आधार पर जब हम कहानी की समीक्षा करते हैं तो निम्न तत्वों को ध्यान देते हैं। कौन कौन से तत्व वो हैं? कथा वस्तु या कहानी का सारांश ठीक ठाक है कि नहीं है। फिर इसके बाद उस कहानी में कितने पात्र हैं एवं उनका चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण। फिर इसके बाद कहानी में पात्रों की आपस में बातचीत हुई है कि नहीं, क्योंकि पात्रों की आपसी बातचीत को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। संवाद या कथोपकथन कहते हैं। तो उस कहानी में दुनिया के सबसे अनमोल रतन कहानी में क्या पात्रों आपस में बातचीत किए हैं, उस बात पर हम जोर देंगे। फिर इसके बाद देश काल, यानी जो कहानी लिखी है प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उस कहानी का देश परिवेश, क्या वो ग्रामीण कहानी है, शहर की कहानी है, राजा के घर की कहानी है, कि किस स्थान की कहानी है, उस आधार पर देश काल व वातावरण की हम समीक्षा करेंगे। फिर इसके बाद भाषा शैली, जो भाषा का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने दुनिया के सबसे अनमोल रतन में किया है, वह चलती हुई भाषा है कि बोझिल भाषा है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है कि हिंदुस्तानी अर्थात फारसी प्रधान हिंदी है, उस बात पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम शीर्षक, हालांकि ये आवश्यक तत्व नहीं था कहानी का, किंतु आजकल कई बार पूछ लिया गया है, तो शीर्षक यानी जो नाम रखा है कहानी का कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, क्या वो उपयुक्त है? अंत में कहानी का उद्देश्य, कहानी लिखने से क्या फायदा है, क्या संदेश देना चाहते थे मुंशी प्रेमचंद, इस बात को भी हमें पढ़ना है। तो प्यारे छात्रों, वीडियो में निरंतर बने रहिए, क्योंकि अब हम चर्चा करने वाले हैं जो अंग्रेज़ों के समय में जिस कहानी पर बैन लगाया गया था, देशद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने इस कहानी को जब्त कर लिया था, वो कहानी कैसी थी, अर्थात उसमें क्या क्या बातें थी जिस कारण अंग्रेजी सरकार मुंशी प्रेमचंद से इतना जलन रखती थी कि उनकी कहानी ही जब्त कर ली। तो
अब शुरू करते हैं हम कहानी की कथा वस्तु। देखिए, कथा वस्तु शुरू करने से पहले मुख्य रूप से जो 2-3 पात्र इस कहानी में हैं उनका नाम लिख लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। दिलफिगार, दिलफरेब और काला चोर, 3 ही पात्र इस कहानी में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। एक सन्यासी फकीर भी दिखाई देता है, किंतु ज़्यादा विवरण न होने के कारण हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। शुरू करते हैं इस कहानी की कथा वस्तु। तो शुरू होती है कहानी की कथा वस्तु दिलफिगार की बातों से। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी उसकी मलिका दिलफरेब, किस पर? दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से भूले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा, यानी दिलफिगार से कहा, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार यहाँ का रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। अब दिलफरेब जब अपने माशूका की ऐसी बातें सुनता है तो उसके हृदय को चोट लगती है, किंतु वह उसका प्रेमी है और वह उसे प्रसन्न देखना चाहता है। इस चाहत में वह महल से निकल पड़ता है, अर्थात कटीले पेड़ के नीचे जहाँ वे बैठे हुए थे महल के सामने, उस स्थान से चल पड़ते हैं। दिलफरेब चली जाती है महल में और दिलफिगार जो उसका प्रेमी है वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा रहता है, ऐसे ऐसे स्थानों से होकर गुजरता है जहाँ पर पानी ही नहीं था। बेचारा भूख प्यास से तड़पता हुआ केवल इसी बात को मन में सोच रहा है कि किसी तरह वह बेशकीमती चीज़ मिले और मैं अपनी दिलो जान से भरी हुई चाहत दिलफरेब से मिलूं। किंतु उसने जो मांगा था दिलफरेब ने अपने नायक दिलफिगार से, वह चीज़ इतनी भी तुच्छ नहीं थी कि उसे तुरंत मिल जाए। कई दिनों के भटकने के बाद वह एक भूलता भटकता एक मैदान में जा पहुंचा जहां हजारों आदमी गोल गोल बंधे हुए थे। बीच में अमाम्बे चोंगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी गोल बंधे खड़े थे। बीच में शान से बैठे हुए कुछ लोग आपस में राह मशविरा कर रहे थे कि इतने में जंजीरों से बंधा हुआ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम काला चोर है। काला चोर आता हुआ दिखाई देता है तो दिलफिगार उसे देखने लगता है। वह सूली पर, जैसे ही उसकी जंजीरें हटाई जाती हैं, सूली पर चढ़ाया जाना है कि अचानक काला चोर कह पड़ता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने छोटे से बालक से मिलना चाहता हूँ। तो इस पर जो मौलवी थे, जो मुंशी थे, सभी लोगों में सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर देखने लगे और काजी लोग जो थे उन्होंने किसी मरने वाले व्यक्ति की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब जो काला चोर था उसे फांसी के तख्त से कुछ देर के लिए उतारा गया और उसी भीड़ में एक भोला भाला जो सीधा साधा लड़का था वो घोड़े की चाल की तरह कूदता हुआ
उसके समीप आया और वह भी उसके समीप आया। काला चोर दोनों एक दूसरे से मिले। मिल करके अपने बचपन को काला चोर याद करता हुआ उस छोटे बालक से मिला और उसे जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दे करके फिर गया फांसी पर चढ़ा। और जब वह फांसी पर चढ़ा तो सभी जितने लोग थे सभी की आंखें नम थी। और इधर जो दिलफिगार है उसके मन में एक स्मृति आ गई कि यही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। यही यानी जब काला चोर नीचे उतरा तो दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से मिले तो मिल करके आंसू की बूंदें टपकी। उसे दिलफिगार ने अपने हाथों में ले लिया और उसे तुरंत एक शीशी में या उचित पात्र में रख करके बंद किया और तुरंत कई दिनों की भूख प्यास जो थी अब वो मिट चुकी थी। अनेक बाधाओं को पार करता हुआ महल की तरफ दौड़ पड़ा। यानी मीनोशवाद शहर। किस शहर में? मीनोशवाद शहर में, जहाँ दिलफरेब रहती थी। उस शहर में आया। सभी जो सिपाही थे उनको कहा कि तुरंत मेरे दिलों की मल्लिका दिलफरेब से मुझे मिलना है और उनसे जाकर कहो कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। दिलफरेब भी यह संदेश जैसे ही प्राप्त करती है तुरंत ही सिपाहियों को आदेश देती है और आदेश दे करके दिलफरेब को अपने महल में बुलाती है। दिलफिगार को दिलफरेब बुलाती है। किसको? दिलफिगार को। दोनों आते हैं और इस पर दिलफिगार सारी कहानी का सुनाता है कि जो फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था उसकी आंसू की बूंदें सबसे कीमती हैं, क्योंकि वह मरने ही वाला था कि अचानक उसकी आंसू की बूंदें ज़मीन पर गिरी और इनसे कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ये बताया तो इस पर दिलफिगार पहले सुनी, कुछ देर चुप रही। चुप रहने के बाद वह बोल पड़ी कि वैसे तो तूने, हे प्रेमी, तूने बहुत यत्न किया। कई दिनों तक के संघर्ष के बाद तू दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लाने का प्रयास कर रहा है, किंतु यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से दिलेर होकर बोला कि ऐ दिलों की रानी, मैं इतने दिनों बाद तेरी ड्योढ़ी पर आया हूँ, इस बात की तो कीमत कर, इससे कीमती कोई क्या चीज़ हो सकती है। तो दिलफरेब कहती है कि इससे भी कीमती चीज़ है, तूने प्रयास किया, इस कारण तेरी जान मैं बख्श देती हूँ, अन्यथा मैं तुझे सूली पर चढ़ा देती, क्योंकि तुझको मैंने आदेश दिया था, इसलिए तू विविध नगरों को गया और अनमोल चीज़ खोजने का प्रयास किया। इस कारण तेरे संघर्ष को सलाम करती हूँ, लेकिन यदि तू मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है तो जा और बेशकीमती चीज़ ढूंढ कर ला, दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ करके ला। दिलफिगार अब उस दिलफरेब की बातों से मन ही मन गुस्सा होता है, किंतु उससे प्रेम करता है। इस वजह से वह कुछ देर अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। फिर सोचने लगा कि अब मैं किस स्थान पर जाऊं। यह सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक ही उसके शरीर में ऊर्जा भर आई और वह तेजी से मुद्दों को ले करके वह दूर निकल पड़ा। जंगल, घाटियों और अनेकों स्थान पर घूमते हुए वह ऐसे स्थान पर जा पहुंचा
जहाँ वह देख रहा है अनेकों दिशाओं में वह घूमा, चारों दिशाओं में घूमा और एक दिन नदी के किनारे वह सो रहा था। तभी सुबह हुई। सुबह हुई तो देख रहा है कि एक चिता बनी हुई है, उसको चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं और एक प्रेमिका है जिसके प्रेमी की मौत हो चुकी है। तो प्रेमिका उसके सिर को अपनी गोदी में रख करके सती हो रही है। इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखें नम हुई और चिता जली। प्रेमी प्रेमिका उस चिता की अग्नि में भस्म हो गए और उस चिता से थोड़ी सी जब लोग चले गए तो वहाँ की राख उठाई, उसे सुरक्षित किया, सुरक्षित करके फिर दुगनी चाल से चल पड़ा और आता है दिल फरेब के महल में, मीनोशवाद शहर में आता है। आकर फिर से संदेश देता है कि ए कैफियत की रानी, मैं फिर से आ गया हूँ दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ लेकर। इस पर दिलफिगार ने हिम्मत दिखाई और उसकी चांदी के समान कलाई को, दिलफरेब की चांदी के समान कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख दिया। रखने के बाद सारी कहानी कह सुनाई कि प्रेमी प्रेमिका के सती होने से ज़्यादा बेशकीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इस पर दिल फरेब बोली कि बेशक तूने बहुत प्रयास किया है, किंतु माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर नज़रों से ओझल हो जाना यह दुनिया की बेशकीमती चीज़ नहीं हो सकती। और यह बात जब सुना दिलफिगार तो इसके हृदय पे आघात पहुंचा, किंतु तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी फिर उस स्थान से निकल पड़ा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ खोजने। और वह अनेकों स्थानों पर घूम रहा था, जैसे पहले और दूसरी बार घूमा। अनेकों स्थानों पर जंगल, नदियाँ, पहाड़, मरुस्थल, रेगिस्तान, सभी स्थानों पर वह दिलफिगार घूमता रहा। घूम करके सोचता रहा कि ऐसी क्या चीज़ मैं लाऊं जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ हो, किंतु कहीं भी उसे कोई भी अनमोल चीज़ नहीं प्राप्त हो रही। वह मुद्दतों से कांटे से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद भी वह कुछ नहीं खोज पाया। तो एक व्यक्ति हजरते खिज्र मिला और दिलफिगार की इस मुरव्वत को देखकर उसने कहा कि तुम हिंदुस्तान की ओर जाओ, तुम्हें वहाँ अवश्य ही बेशकीमती चीज़ मिलेगी। तो वह भारत की धरती पर ठंडे पानी के रास्ते पार करता हुआ दाखिल हुआ। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में जा पहुँचा। पहुंचकर वह देख रहा है तो चारों तरफ सड़ी हुई लाशें हैं, खूनों की नदियाँ बह रही हैं, लोगों के चिथड़े निकल चुके हैं। आह कराह दुर्गंध से वह मैदान भरा हुआ है। इस दृश्य को देखकर पहले तो वह यह सोचा कि ये कौन सी गंदी जगह है, फिर उसे याद आया कि यह युद्ध का मैदान है और यह पवित्र भारत भूमि है। और युद्ध के मैदान को देख करके उसका दिल दहल गया और वह मन में सोचने लगा, या खुदा किस मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों का कराहना, सिसकना, एड़िया रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना, गोश्त के लोखड़ों
को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। अचानक यानी एकाएक उसे याद आया कि मैं तो दुनिया की बेशकीमती चीज़ ढूंढने के लिए निकला हूँ। और फिर उसने देखा कि उस चिथड़े के वहाँ युद्ध के मैदान के बीच में एक व्यक्ति जिंदा है, जो आह से कराह रहा है। शरीर उसका छत विछत हुआ है, लेकिन हाथ से शमशीर यानी तलवार उसके छूट नहीं रही है। तो वह उस स्थान पर पहुंचा, उस व्यक्ति के पास में, और पहुंच करके उसके एक चिथड़े से, जहाँ से हृदय से खून निकल रहा था, उस पर एक चिथड़ा डाल दिया ताकि खून बंद हो जाए। बंद हो करके उसने पूछा कि जैसे ही खून बंद हुआ, और वह दिलफिगार पूछ रहा है किससे? उस वीर से, कि ए जवां मर्द तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर वीरों की तरह, जो घायल था, वह बोल पड़ा, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं भारत माता का सपूत हूँ और अपनी माँ का बेटा हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार तलवार जौहर दिखाने के लिए चमक पड़ी। जब ये दृश्य दिलफिगार ने देखा तो वह नर्म पड़ा कि मैं एक राही हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब व्यक्ति हूँ, जो अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेने के लिए निकल पड़ा है। यह मेहरबानी मुझ पर करिए कि मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बता दीजिए। तो इस पर वह जो वीर है, अर्थात युद्ध भूमि में पड़ा हुआ घायल सैनिक है, वह वीर क्या बोल पड़ता है कि अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही तो वो 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, और सिवाय मौत के इसे कोई छीन नहीं सकता है। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता हूँ, और हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल चुका है। इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर वह तुरंत पहलू बदलता है वीर, और कहता है, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो तू लाशें देख रहा है, यह बेवतन है। गनीमत है कि तूने मेरे शरीर पर मरहम रख दिया, किंतु खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फ़ायदा जब मैं अपने देश में गुलामी ही करूँगा। तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना ही अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन है। जवां मर्द की आवाज़, अर्थात दिलफिगार की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून, और इसके बाद वह देख रहा है कि वीर सैनिक के खून इतने बह गए थे कि वह अब मृत्यु की अंतिम सांसें ले रहा था। तब तलक एकाध बूंद रक्त टपका और उसका शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें झपकियां लेने लगी, अर्थात आंखें भी एकटक हो गई। दिलफिगार ने समझा कि अब यह वीर सैनिक मृत्यु के घाट पहुंच चुका है। उसके खून का आखिरी कतरा जैसे ही निकला कि उसने ले करके तुरंत पहुंच गया किसके पास? दिलफरेब के पास। और पहुंच करके वो उसने पैगाम दिया, दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर मैं
वापस लौटा हूँ। दरबार में मैं हाजिर होना चाहता हूँ। जाओ ये संदेश दिलफिगार के पास पहुँचा दो। दिलफिगार ने कहा दिलफरेब के पास ये संदेश पहुँचा दो। दिलफरेब ने भी यह संदेश प्राप्त किया। प्राप्त करके तुरंत ही वह दरबार में आई और आ करके सारी कहानी दिलफरेब के मुंह से, दिलफिगार के मुंह से सुनी। सुन करके वो रक्त का कतरा ली और ले करके बोली कि ला दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस पर दिलफिगार बोल पड़ा कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन होता है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है और यह वीर और साहस से परिपूर्ण कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कोटि की कहानी है हिंदी साहित्य में, और देशभक्ति की लालसा जगाने के लिए इससे अच्छी कोई कहानी नहीं हो सकती है। ऐसी संवाद योजना, ऐसा कौशल उन्होंने दिखाया है प्रेमचंद जी ने, जैसा कहानी कौशल कोई नहीं दिखा सकता है। तो इसकी कथा वस्तु समाप्त होती है। कथा वस्तु के बाद अब हम दूसरी बात का चित्रण किसका करेंगे? पात्र एवं चरित्र चित्रण। यानी कथा वस्तु हो चुकी, दिलफिगार और दिलफरेब के प्रेम की कथा है। दिलफिगार को नायिका दिलफरेब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोजने के लिए कहती है। दिलफिगार जाता है, अनमोल रत्न खोजने का प्रयास करता है। पहला प्रयास करता है जिसमें वह असफल होता है, अर्थात एक व्यक्ति फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और वह अपनी संतान से मिलता है। उसके आंसू की एक बूंद मिलती है और वह दिलफिगार के पास ले जाता है, बोलता है कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो इस पर दिलफरेब कहती है कि यह दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है, तूने अच्छा प्रयास किया इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। तो फिर दिलफिगार फिर निकल पड़ता है, जंगल घाटी बर्फीले रास्तों को पार करता हुआ वह फिर से पहुंचता है और पहुंचकर प्रेमी प्रेमिका की चिता जल रही है। प्रेमिका प्रेमी की याद में उस चिता पर सती हो रही है। सती होने के बाद जो राख बचती है वो दिलफरेब के पास लाता है और बोलता है कि ये लो दुनिया की सबसे अनमोल रत्न। लेकिन दिलफरेब कहती है ये भी दुनिया का अनमोल रत्न नहीं है। तो तीसरा प्रयास वह करता है, भारत भूमि में आता है और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राण त्यागते हुए वीर सैनिक जो उस मैदान में पड़े हुए हैं, वहाँ पर एक वीर सैनिक है जो जिंदा है और मरने को उद्धत है। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन हाथ से तलवार नहीं छूटती है और वह उससे बात करता है। बात करते ही जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसकी रक्त की बूंदें लेता है, दिलफरेब के पास लाता है। दिलफरेब लेती है और ये कहती है कि यह ही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है और मैं तेरे प्रेम में आसक्त होने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ कि तूने मेरे लिए इतने जंगलों, इतने कठिन रास्तों को पार किया है। तो दिलफिगार और दिलफरेब का प्रेम सफल होता है, ये कहानी है। अब पात्र और चरित्र चित्रण पर करें तो दिलफिगार का सबसे पहले चरित्र चित्रण करेंगे। तो दिलफिगार वीर है, अर्थात वह अनेक कठिनाइयों को प्राप्त करता है, बर्फीले रास्तों को पार करता है, कटीले मैदानों को पार करता है, रेगिस्तानों को पार करता है। इस वजह से वह वीर है, साहसी भी है। साहस दिखाता है कि एक बार सफल होता है, असफल होता है, फिर दूसरा प्रयास करता है, असफल होता है, तीसरे प्रयास में वह सफल होता है। इसके बाद उसके चरित्र में एक सफल प्रेमी का भी गुण है। दिलफिगार एक सफल प्रेमी भी है जो प्रेम की सफलता के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। वह संस्कारी भी है, वह कतई यह प्रयास नहीं करता है कि वह धोखे से दुनिया की अनमोल रत्न चीज़ ढूंढे या किसी संत महात्मा के पास जाकर उसका उपाय पूछे। वह स्वयं अपने प्रयास से दुनिया की अनमोल चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सत्यवादी, वह सदैव सत्य बोलता है, सत्यवादी भी है।
इसके बाद वह निर्भीक भी है। ये 4 गुण दिल फिगार में विद्यमान है। इसके अलावा दूसरा चरित्र दिलफरेब का चित्रित है। दिलफरेब एक जो प्रेमी है, अर्थात प्रेमी के सफल होने की बात पर विचार करती है और समर्पण के लिए उत्सुक है, क्योंकि वह कहती है कि अगर दुनिया की अनमोल चीज़ न ला सका तो मैं तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। लेकिन जब वह पहली बार लाता है आंसू की बूंदें, तो उस पर वह छोड़ देती है कि तू प्रयास कर रहा है इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। फिर इसके बाद नायक पर आसक्ति रखने वाली कि आज नहीं कल वो मेरा नायक सफल होगा। इसके बाद चौथा गुण उसमें है श्रृंगार की देवी। वह श्रृंगार करके इस तरह से दिलफरेब के सामने, दिलफिगार के सामने उपस्थित होती है कि दिलफरेब उस पर सदैव विश्वास ही करता रहता है और अंत में सत्य की प्रशंसा करने वाली दिलफिगार जब दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ खोज करके लाता है तो वह उसके इस आचरण की निरंतर प्रशंसा करती है। इसके बाद पात्रों और उनके चरित्र चित्रण पर हम चर्चा कर चुके। अब फिर इसके बाद कथोपकथन और संवाद की चर्चा करेंगे। तो कथोपकथन और संवाद किसे कहते हैं? पात्रों की आपसी बातचीत को कथोपकथन या संवाद कहा जाता है। तो शुरू में ही जब कहानी शुरू होती है तभी दिलफिगार और दिलफरेब दोनों आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं उसे मैं पढ़ता हूँ कि दिलफिगार ये कहती है कि शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य का तनिक अवसर का ख्याल न करके मैं कह रही हूँ कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ दरबार में लेके आ, तब मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर का रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। तो इस पर दिलफरेब ये कहता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको कहाँ से मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या है, करूं क्या, कहाँ से खजाना खोजूं, खुसरो का ताज लाऊं, जमे जम लाऊं, तख्ते ताउस लाऊं कि परवेज की दौलत लाऊं। यह चीज़ें हरगिज़ नहीं, क्योंकि यह चीज़ें अगर दुनिया का सबसे अनमोल रतन होती तो दिलफिगार मुझसे इस बारे में कह ही नहीं रही होती। इसके अलावा जब आंसू की बूंदें वह लाता है तो वहाँ के लोगों की आपसी बातचीत होती है, फिर काला चोर की आपसी बातचीत होती है। ये कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण संवाद योजना को लेकर कहानी लिखी गई है। तो इस दृष्टिकोण से भी मुंशी प्रेमचंद जी संवाद योजना में भी सफल हुए हैं। देश, काल और वातावरण, चौथी चीज इस कहानी की देश, काल और वातावरण। तो देखिए कौन सा देश है यह, मीनोवाद शहर। मीनोवाद शहर की कहानी इसमें है। मीनोसवाद शहर की कहानी इसमें है। अब देखिए मीनोसवाद शहर के बारे में क्या लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आखिरकार पहाड़ और दरिया से घिरे हुए शहर मीनोसवाद में दिलफिगार आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती किया। तो देश कहाँ का है, मीनोसवाद शहर का। काल क्या है, रजवाड़ों का समय है, इसीलिए तो दिलफरेब को बताता है कि रानी है। वातावरण, अगल बगल के माहौल में चाहे आंसू की बूंदों के लिए लोगों का घेरना हो
या चिता जल रही हो, लोगों का घेरना हो, उन स्थानों पर वातावरण के निर्माण में मुंशी प्रेमचंद जी सफल हुए हैं। भाषा, इनकी भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, किंतु उसमें उर्दू फारसी के शब्दों की बहुलता है। क्यों? क्योंकि यह जब अरबी सभ्यता को लेकर लिखी गई कहानी है कि अरब का कोई राजकुमार है जो भारत आता है, तो कहानी में ये आवश्यक है कि वह उर्दू फारसी के शब्दों का उपयोग करे। वह अगर शुद्ध हिंदी बोलेगा तो इससे कहानी में सत्यता का लोप हो जाएगा, क्योंकि बोलने में ऐसा लगना चाहिए कि यह व्यक्ति विदेश से आया हुआ है। तो इस वजह से भी मुंशी प्रेमचंद सफल हुए हैं। शीर्षक निर्माण भी उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन नाम रखा है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही दिलफिगार और दिलफरेब दोनों इसी बात के लिए आपस में दूर हुए हैं कि दिलफरेब चाहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाएं, और 3 बार प्रयास होता है, तीनों बार में अंतिम बार नायक सफल होता है। इस कारण शीर्षक यानी कहानी का नाम भी उचित रखा गया है। अंत में उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य देश प्रेम जगाना है, सोई हुई जनता को जगाना है कि केवल और केवल क्षत्रिय ही नहीं प्राण त्यागने के लिए युद्ध में अग्रसर हों। जब सब लोग प्रयास करेंगे तब हम सफल होंगे, क्योंकि क्षत्रिय का तो धर्म है युद्ध में प्राण त्यागना, लेकिन जब सब जनता एक साथ मिल करके प्रयास करेगी तभी यह भारत भूमि सफल हो सकती है। अर्थात सब में देश प्रेम की भावना जगाने का उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद का रहा है। तभी तो वो कहते हैं कहानी के अंत में, वीर के माध्यम से कहलवाते हैं कहानी में कि अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहने से फ़ायदा है कि मर जाएं। तो इस बात को सुन करके उनमें श्रेष्ठता की भावना का उदय होगा। तो ये उद्देश्य रहा है देश प्रेम की भावना जगाना। तो प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अब कल अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगली कहानी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।